यह कहानी निर्मला की है, एक ऐसी लड़की की जो किसी बाग में खिले हुए सुंदर फूल की तरह थी। उसका जीवन आशाओं, सपनों और खुशियों से महक रहा था। वह पढ़ी लिखी, समझदार और हर गुण से संपन्न थी। उसके माता पिता ने उसके लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा था। एक ऐसा भविष्य जहां उसे प्यार करने वाला पति मिले, एक अच्छा घर संसार हो और उसके सारे सपने पूरे हों। निर्मला के जीवन की बगिया अभी खिलना शुरू ही हुई थी जब समाज की कठोर और निर्दयी हवाओं ने उसे घेर लिया। यह कहानी उस फूल के खिलने से पहले ही मुरझा जाने की कहानी है। एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसे समाज की कुरूप प्रथाओं ने धीरे धीरे निगल लिया। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बेटियों को देवी का रूप तो कहा जाता है, पर उनके जीवन के निर्णय अक्सर दूसरे ही लेते हैं। निर्मला की कहानी इसी समाज का एक कड़वा सच हमारे सामने रखती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे दहेज जैसी कुप्रथा, माता पिता की सामाजिक चिंता और पति का निराधार शक एक हंसते खेलते जीवन को तबाह कर सकता है। निर्मला की त्रासदी केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह उस हर एलडी आकी की कहानी है जो समाज के बनाए नियमों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उसकी आंखों के सपने कैसे आंसुओं में बदल गए, उसकी हंसी कैसे खामोशी में खो गई, ये कथा हमें सोचने पर विवश कर देती है। इस कहानी के माध्यम से हम उस समाज की कुरूपता को देखेंगे जो बाहर से तो बहुत सभ्य और सुसंस्कृत दिखता है, पर भीतर से खोखला और रूढ़िवादी है। हम देखेंगे कि कैसे एक पिता की मृत्यु पूरे परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ा देती है, और कैसे एक मां अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के दबाव में एक गलत निर्णय ले लेती है। यह निर्णय निर्मला को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देता है जहां से निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है। उसकी कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या समाज की इज्जत एक बेटी की खुशियों से बढ़कर है। अंततः निर्मला की यह दर्द भरी गाथा केवल आंसू बहाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें आईना दिखाती है और पूछती है कि इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। क्या वह मां जिम्मेदार है जिसने समाज से डरकर अपनी बेटी का हाथ एक बूढ़े व्यक्ति के हाथ में दे दिया? क्या वह पति जिम्मेदार है जिसने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करके अपने ही घर को उजाड़ा दिया? या फिर वह समाज जिम्मेदार है जो ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है? निर्मला की कहानी एक चुनौती है, एक पुकार है जो हमसे इस व्यवस्था पर प्रश्न करने और बदलाव लाने का आग्रह करती है, ताकि भविष्य में कोई और निर्मला इस तरह बेमौत न मारी जाए। निर्मला एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके गुण असाधारण थे। वह केवल 15 वर्ष की थी, पर उसकी समझदारी और व्यवहार में एक अद्भुत शांति थी। ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी ही थी, साथ ही उसे एक तेज दिमाग और कोमल हृदय भी दिया था। वह अपने घर की रौनक थी, अपने पिता बाबू उदय भानु लाल की लाडली और अपनी मां कल्याणी की आंखों का तारा। उसका बचपन खिलखिलाते हुए बीता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पिता एक सम्मानित वकील थे और परिवार की हर जरूरत पूरी करते थे। निर्मला के लिए उन्होंने बेहतरीन शिक्षा का प्रबंध किया था और चाहते थे कि उनकी बेटी का भविष्य सुनहरा हो। उसके जीवन में सब कुछ उत्तम चल रहा था। उसकी सगाई एक योग्य और सुशिक्षित लड़के कैलाश से तय हुई थी। कैलाश के पिता भी एक जाने माने वकील थे और दोनों परिवार एक दूसरे के बराबर के थे। निर्मला के मन में अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई सुंदर सपने थे। वह कैलाश के साथ एक खुशहाल जीवन की कल्पना करती, जहां प्यार, सम्मान और समझदारी हो। उसकी मां कल्याणी भी इस रिश्ते से बहुत प्रसन्न थी। वह अपनी बेटी के लिए इससे बेहतर वर और घर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। निर्मला का स्वभाव बहुत ही सरल और स्नेही था। वह घर के हर सदस्य का ख्याल रखती थी। अपनी छोटी बहन कृष्णा से उसे विशेष लगाव था। वह अक्सर अपनी मां के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाती और अपनी सहेलियों से अपनी शादी की बातें करती। उसकी दुनिया छोटी थी, पर बहुत खुशहाल थी। उसे लगता था कि जीवन का हर दिन ऐसा ही सुखद और आनंदमय होगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है और भाग्य उसके लिए एक बहुत ही कठोर परीक्षा तैयार कर रहा है। एक ऐसी परीक्षा जो उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। उस समय समाज में लदे डेकियों की शादी माता पिता के लिए एक बेढी जिम्मेदारी मानी जाती थी। उदय भानु लाल भी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी शान से निभाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों का अच्छा खासा प्रबंध कर रखा था, ताकि दहेज में कोई कमी न रह जाए और उनकी बेटी ससुराल में गर्व से रह सके।
निर्मला इन सब बातों से अनजान बस अपनी ही दुनिया में मग्न थी। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। वह नहीं जानती थी कि यही दहेज और सामाजिक प्रतिष्ठा जल्द ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाले हैं। निर्मला के जीवन में खुशियों की बहार अभी ठीक से आई भी नहीं थी कि दुर्भाग्य ने काले बादलों की तरह उसे घेर लिया। एक दिन अचानक उसके पिता बाबू उदय भानुलाल की हत्या कर दी गई। यह घटना परिवार पर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। जिस घर में कल तक शादी के गीत गाए जा रहे थे, आज वहां मातम पसरा हुआ था। घर का कमाने वाला एकमात्र सहारा छिन चुका था। निर्मला और उसके परिवार के लिए यह एक ऐसा आघात था जिससे उबरना लगभग नामुमकिन था। पिता की मृत्यु ने न केवल घर की रौनक छीन ली, बल्कि परिवार को आर्थिक रूप से भी पूरी तरह तोड़कर रख दिया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां निर्मला की मां कल्याणी के कंधों पर आ गई। उन्हें अब 1 न केवल अपने बच्चों का पालन पोषण करना था, 2 बल्कि निर्मला की शादी की चिंता भी उन्हें सताने लगी। उदय भानुलाल ने जो भी धन जमा किया था वह उनकी मृत्यु के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब कल्याणी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसी धूमधाम से निर्मला की शादी कर सकें जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें यह चिंता खाई जा रही थी कि वह कैलाश के परिवार को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही, क्योंकि अब वह उतना दहेज नहीं दे सकती थीं जितना तय हुआ था। यह खबर जब कैलाश के परिवार तक पहुंची तो उनका व्यवहार बदल गया। जो लोग कल तक निर्मला को अपनी बहू बनाने के लिए उत्सुक थे, अब वे बहाने बनाने लगे। उन्हें डर था कि 1 बिना पिता की बेटी की शादी में उन्हें समाज में वह सम्मान नहीं मिलेगा, 2 और दहेज भी मन मुताबिक नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उन्होंने कल्याणी के संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। अंत में उन्होंने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि वे अब इस विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। निर्मला के लिए यह दूसरा बड़ा झटका था। पिता की मृत्यु का दुख अभी कम भी नहीं हुआ था कि उसकी सगाई टूटने की खबर ने उसे पूरी तरह से तोड़ा दिया। सगाई का टूटना निर्मला के लिए केवल एक रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि यह उसके सपनों का अंत था। समाज में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोगों ने 1 निर्मला के भाग्य को कोसा, 2 तो कुछ ने कहा कि लड़ीडहाकी में ही कोई खोट होगा। यह सब देखकर और सुनकर निर्मला की मां कल्याणी और भी ज्यादा चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अगर जल्द ही निर्मला की शादी नहीं हुई तो समाज उन्हें जीने नहीं देगा। पिता की मृत्यु और सगाई टूटने के इस दोहरे आघात ने निर्मला के जीवन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता अंधेरा और अनिश्चित था। कैलाश से सगाई टूटने के बाद निर्मला की मां कल्याणी पर समाज का दबाव और भी बेआज गया। रिश्तेदार और पडीडी डोसी हर दिन आकर सलाह के नाम पर ताने देते थे। हर कोई यही कहता कि लडे डिड्डी की सयानी हो गई है, घर में ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं है। कोई कहता कि अब अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है, इसलिए जैसा भी मिले शादी कर देनी चाहिए। इन बातों ने कल्याणी को अंदर से तोड़ा दिया। वह अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन समाज के तानों और अपनी आर्थिक तंगी के आगे वह खुद को बेहद लाचार और विवश महसूस कर रही थी। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य से ज्यादा समाज में अपनी इज्जत की चिंता सताने लगी थी। इसी विवशता और दबाव में कल्याणी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने निर्मला के जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उनके एक दूर के रिश्तेदार ने मुंशी तोताराम का रिश्ता सुझाया। तोताराम एक अधेड़ डरे उम्र के विधुर व्यक्ति थे, जिनकी उम्र निर्मला के पिता से भी ज्यादा थी। उनके 3 बेटे भी थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा निर्मला से केवल कुछ ही साल छोटा था। कल्याणी जानती थी कि यह रिश्ता किसी भी तरह से निर्मला के लायक नहीं है। एक तरफ 15 साल की निर्मला और दूसरी तरफ 40 साल के तोताराम, ये एक बेमेल जोड़ी थी। लेकिन इस रिश्ते में एक बात थी जो कल्याणी को आकर्षित कर रही थी। तोताराम ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। कल्याणी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि कम से कम उनकी बेटी को एक घर तो मिल जाएगा और समाज के लोग बातें बनाना बंद कर देंगे। उन्होंने निर्मला को समझाने की कोशिश की, पर निर्मला क्या कहती। वह अपनी मां का दुख और उनकी लाचारी देख रही थी। उसने अपने सारे सपनों को अपनी आंखों में ही दफन कर दिया और चुपचाप अपनी मां के फैसले को स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं बची है। जिस लड डाकी ने एक राजकुमार जैसे पति का सपना देखा था, उसे अब एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी डियाच रही थी जो उम्र में उसके पिता के बराबर था।
यह निर्णय कल्याणी की ममता पर समाज के डर की जीत थी। उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों की बलि देकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की। वह यह नहीं समझ पाई कि जिस समाज से डरकर वह यह कदम उठा रही है, वही समाज कल उनकी बेटी के दुख पर तमाशा देखेगा। निर्मला की शादी की तैयारियां होने लगीं, लेकिन इस बार घर में कोई खुशी नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। बस एक खामोशी थी, एक घुटन थी। निर्मला एक जीवित लाश की तरह सब कुछ देख रही थी। उसकी शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए था, पर यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मातम बन गया। निर्मला दुल्हन बनकर मुंशी तोताराम के घर आ गई। यह घर उसके सपनों के घर जैसा बिल्कुल नहीं था। यहां प्यार और अपनेपन की जगह एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। तोताराम के 3 बेटे थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। बड़ा बेटा मनसाराम लगभग निर्मला की ही उम्र का था और कॉलेज में पराजता था। निर्मला के लिए यह स्थिति बहुत ही असहज और शर्मनाक थी। जिस उम्र के लड़े डाके को उसे अपना देवर कहना चाहिए था, वह उसका सौतेला बेटा था। वह घर की मालकिन बनकर आई थी, लेकिन खुद को एक कैदी की तरह महसूस करती थी। उसके पति तोताराम उससे उम्र में बहुत बड़े थे और उन दोनों के बीच पिता पुत्री जैसा रिश्ता ज्यादा लगता था, पति पत्नी जैसा कम। तोताराम अपनी युवा और सुंदर पत्नी को खुश करने की हर संभव कोशिश करते थे। वह उसके लिए गहने लाते, अच्छे कपड़े लाते और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते। उन्हें लगता था कि इन चीजों से वह निर्मला का दिल जीत लेंगे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि निर्मला को इन भौतिक वस्तुओं की नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारे और प्यार की जरूरत थी। निर्मला और तोताराम के बीच उम्र का फासला इतना ज्यादा था कि उनके विचार और रुचियां कभी मेल नहीं खाती थीं। निर्मला जब भी अपने पति को देखती, उसे अपने पिता की याद आ जाती और उसका मन और भी दुखी हो जाता। वह चुपचाप घर के सारे काम करती, बच्चों का ख्याल रखती, पर उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। घर में निर्मला का सबसे अच्छा साथी तोताराम का बड़ा बेटा मनसाराम था, जिसे वह बिल्लू कहकर बुलाती थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, इसलिए वे एक दूसरे की बातें समझ लेते थे। निर्मला मनसाराम का बहुत ख्याल रखती थी। उसके खाने पीने से लेकर उसकी पढ़ाई तक हर बात का ध्यान रखती थी। मनसाराम भी निर्मला को मां का सम्मान देता था और अपनी हर बात उससे साझा करता था। उन दोनों के बीच मां बेटे का एक पवित्र और स्नेहपूर्ण रिश्ता बन गया था। घर के बाकी 2 छोटे बेटे जियाराम और सियाराम भी निर्मला को पसंद करते थे। निर्मला ने अपनी सारी ममता इन बच्चों पर लुटा दी। शायद इसी में उसे अपने जीवन का कोई अर्थ नजर आता था। लेकिन निर्मला और मनसाराम के बीच का यह सहज रिश्ता ही उसके जीवन की सबसे बीडीडी त्रासदी का कारण बनने वाला था। तोताराम निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके मन में एक असुरक्षा की भावना भी थी। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि निर्मला जैसी युवा और सुंदर लद्रढेकी उनसे कभी प्रेम नहीं कर सकती। वह अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश तो करते थे, पर उनके दिल में कहीं न कहीं एक शक का बीज भी पनप रहा था। यह शक धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने एक ऐसे भयानक रूप ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुंशी तोताराम अपनी युवा पत्नी निर्मला को बहुत चाहते थे, पर उनके मन का शक उन पर हावी होता जा रहा था। जब उन्होंने निर्मला और अपने बड़े बेटे मनसाराम के बीच बढ़ती हुई नजदीकी और सहजता देखी, तो उनके मन में एक भयानक संदेह ने जन्म लिया। वह अपनी पत्नी और अपने ही बेटे के पवित्र रिश्ते को गलत नजरों से देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि निर्मला और मनसाराम के बीच कुछ अनुचित संबंध है। क्योंकि दोनों हमउम्र थे, यह शक एक जहर की तरह उनके मन में फैलता गया और उसने उनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। वह ये भूल गए कि निर्मला मनसाराम की मां की जगह पर है और मनसाराम उसे मां का ही सम्मान देता है। शक के इस अंधेपन में तोताराम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। उन्होंने निर्मला और मनसाराम को अलग करने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे मनसाराम का सामान बांधा और उसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। निर्मला और मनसाराम दोनों के लिए यह एक बड़ा झटका था। निर्मला समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। मनसाराम भी अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। उसने जाने से पहले निर्मला से पूछा कि उसकी क्या गलती है, पर निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस रोती रही। तोताराम का यह फैसला उनके अपने ही घर के लिए विनाशकारी साबित हुआ। मनसाराम के हॉस्टल जाने के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा बोझिल और तनावपूर्ण हो गया। निर्मला अब और भी अकेली हो गई थी। तोताराम उससे बात करने से कतराते थे और हर समय उस पर शक भरी निगाहों से देखते रहते थे। निर्मला को समझ आ गया था कि उसके पति उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। यह जानकर उसका दिल टूट गया। जिस सम्मान और पवित्रता को उसने हमेशा सहेज कर रखा था,
उसी पर इतना घिनौना आरोप लगाया जा रहा था। उसने तोताराम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शक में अंधे हो चुके तोताराम ने उसकी एक न सुनी। घर में अब हर समय लड़े डिढ़ाई झगड़े होने लगे। तोताराम के इस व्यवहार का असर उनके बाकी दो बेटों जियाराम और सियाराम पर भी पड़ेढ़ा। वे देखते थे कि उनके पिता उनकी नई मां के साथ कैसा सलूक करते हैं। उनके मन में अपने पिता के प्रति नफरत और निर्मला के प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी। घर की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। एक खुशहाल परिवार अब बिखरने की कगार पर था। तोताराम ने शक के आवेश में जो आग लगाई थी, वह धीरे धीरे उनके पूरे घर को जलाकर राख कर रही थी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि उनका यह निराधार शक उनके अपने ही बेटे की जान ले लेगा और उनके जीवन को पश्चाताप की आग में झोंक देगा। हॉस्टल में मनसाराम, जिसे निर्मला प्यार से बिल्लू कहती थी, अपने घर और निर्मला को बहुत याद करता था। पिता के व्यवहार और अपने ऊपर लगे झूठे आरोप ने उसे अंदर से तोड़ीश दिया था। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। इस मानसिक तनाव और अकेलेपन के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह बीमार पड़ ही गया। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब हॉस्टल से तोताराम को खबर भेजी गई। तोताराम भागकर हॉस्टल पहुंचे और अपने बेटे की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मनसाराम को तुरंत घर ले आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर निर्मला ने मनसाराम की सेवा में दिन रात एक कर दिया। वह चाहती थी कि उसका बिल्लू किसी भी तरह ठीक हो जाए, लेकिन मनसाराम की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अपनी अंतिम घड़ियों में मनसाराम ने अपने पिता तोताराम को बताया कि निर्मला कितनी पवित्र और अच्छी है और वह उसे अपनी मां की तरह मानता था। उसने कहा कि पिता के शक ने उसे मार डाला है। यह सुनकर तोताराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपने संदेह में अपने ही बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। वह फूट फूट कर रोने लगे और निर्मला से माफी मांगने लगे, लेकिन अब माफी मांगने का क्या फायदा था। कुछ ही दिनों बाद मनसाराम की मृत्यु हो गई। उसकी मौत ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। तोताराम अपराध बोध और पश्चाताप की आग में जलने लगे। उन्हें हर पल अपनी गलती का एहसास होता था। उन्हें लगता था कि वह अपने बेटे के कातिल हैं। इस सदमे से उनके दूसरे बेटे जियाराम और सियाराम भी टूट गए। जियाराम अपने भाई की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता था। एक दिन वह घर के कुछ पैसे चुराकर भाग गया। कुछ समय बाद सियाराम भी बीमार पड़ेड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने तोताराम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनका हंसता खेलता परिवार अब बिखर चुका था। यह सब देखकर निर्मला पत्थर की हो गई थी। उसने एक एक करके अपने सौतेले बेटों को खो दिया था, जिन्हें वह अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। तोताराम अब अपनी गलती पर पछताते थे, लेकिन निर्मला के लिए अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं था। जो नुकसान हो चुका था, उसकी भरपाई अब असंभव थी। तोताराम का शक एक ऐसा जहर साबित हुआ जिसने न केवल उनके बेटों की जान ले ली, बल्कि निर्मला के जीवन की बची खुची आशा को भी खत्म कर दिया। घर अब एक वीरान खंडहर जैसा लगता था, जहां केवल दुख, अकेलापन और पश्चाताप बचा था। अपने सभी बेटों को खोने और घर के बिखर जाने के बाद मुंशी तोताराम भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। अपराध बोध और दुहक ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था और कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अब उस बड्डे से घर में निर्मला बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। न मायके का कोई सहारा था, न ससुराल का। वह एक जीवित लाश की तरह उस खाली घर में दिन गुजार रही थी। उसकी आंखों के सारे सपने मर चुके थे। उसकी हंसी खो चुकी थी और जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। वह बस सांसें ले रही थी, पर जीवन कहीं पीछे छूट गया था। अकेलेपन और लगातार दुहक सहने के कारण निर्मला का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। वह बीमार पड़ी डिच गई, लेकिन अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था जो उसे समय पर दवा दे या उसके लिए खाना बनाए। पड़ी डोसी कभी कभार आकर देख जाते थे, पर कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। जिस समाज की इज्जत बचाने के लिए उसकी मां ने उसे इस नर्क में धकेला था, वह समाज अब उसे मरते हुए देखने के लिए भी नहीं आया। निर्मला बिस्तर पर पड़ेढ़ी धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही थी। उसे अपनी जिंदगी का हर एक पल याद आता था। अपना खुशहाल बचपन, पिता का प्यार, कैलाश से सगाई और फिर एक के बाद एक मिले जख्म। एक दिन निर्मला की पुरानी सहेली सुधा उससे मिलने आई। निर्मला की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। सुधा ने उसकी देखभाल करने की कोशिश की, उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि निर्मला को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस उसे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, जिसे क्षय रोग का मानसिक रूप कह सकते हैं।
ये सुनकर सुधा को समझ आया कि निर्मला को दवा की नहीं बल्कि प्यार और सहारे की जरूरत थी, जो उसे कभी नहीं मिला। सुधा ने निर्मला को अपने घर ले जाने का फैसला किया ताकि वह उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सके, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। सुधा जब निर्मला को लेने के लिए वापस आई तो उसने देखा कि निर्मला की आत्मा उसका शरीर छोड़कर जा चुकी थी। वह चुपचाप शांति से इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। उसकी मृत्यु के साथ ही एक मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी का अंत हो गया। वह समाज की कुप्रथाओं, दहेज के लालच, माता पिता की विवशता और पति के शक की भेंट चढ़ा गई। उसकी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह समाज द्वारा की गई एक हत्या थी। निर्मला मर गई, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गई कि आखिर उसका कसूर क्या था। निर्मला की कहानी केवल एक उपन्यास का दुखद अंत नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। यह कहानी हमें उस कड़ी ढावी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। निर्मला की त्रासदी के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरा समाज और उसकी सड़ी डीढ़ी गली व्यवस्था जिम्मेदार है। दहेज की प्रथा, जिसने उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी पहली सगाई तुड़वा दी, इस कहानी की पहली खलनायक है। यह प्रथा आज भी लाखों लदी डिक्कियों के सपनों को इसी तरह कुचल रही है और उनके माता पिता को विवश कर रही है। निर्मला की मां कल्याणी का निर्णय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सामाजिक प्रतिष्ठा एक बेटी की जिंदगी से बढ़कर है। उन्होंने समाज के डर से अपनी बेटी को एक बेमेल विवाह के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। यह दिखाता है कि हमारे समाज में माता पिता अक्सर अपनी संतानों के भविष्य का फैसला अपनी चिंताओं और सामाजिक दबावों के आधार पर करते हैं, उनकी खुशियों के आधार पर नहीं। मुंशी तोताराम का शक पुरुष प्रधान समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां एक स्त्री को हमेशा संदेह की नजर से देखा जाता है और उसके चरित्र पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है। उनके निराधार शक ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। निर्मला का संघर्ष हर उस स्त्री का संघर्ष है जो इस समाज की बनाई बेड़ियों में जकड़ी हुई है। वह चुपचाप सब कुछ सहती रही क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि एक अच्छी स्त्री को चुप रहना चाहिए और विद्रोह नहीं करना चाहिए। उसकी खामोशी ने ही उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। उसकी कहानी हमें यह सवाल पूछती है कि क्या समाज ऐसा ही रहेगा? क्या हम अपनी बेटियों और बहनों को इसी तरह दहेज, बेमेल विवाह और संदेह की बलि चढ़ाते रहेंगे? क्या हम एक ऐसा समाज नहीं बना सकते जहां एक स्त्री को वस्तु नहीं बल्कि एक इंसान समझा जाए? निर्मला की मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत होनी चाहिए। यह हमें प्रेरित करती है कि हम इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपनी बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने बेटों को भी स्त्रियों का सम्मान करना सिखाना होगा। हमें दहेज जैसी प्रथाओं का बहिष्कार करना होगा और यह समझना होगा कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है, कोई सौदा नहीं। निर्मला की कहानी एक आईना है जिसमें हमें समाज की कुरूपता साफ दिखाई देती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस आईने को देखकर अपना चेहरा फेर लें या इस कुरूपता को मिटाने का संकल्प लें।